अब नेक्स्ट है धार्मिक राज्य यानी रिलीजियस स्टेट। तो 1972 के बाद जनरल ज़िया-उल हक की पाकिस्तान में इस्लामीकरण की प्रक्रिया हुई। फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति यानी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था कहाँ, ईरान में। परिणाम स्वरूप ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना की गई और इसकी औपचारिकता के बाद भी धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता है, लेकिन वो सब कम नाम मात्र की होती है। अगर धर्म और किसी अन्य चीज में विवाद हो गया तो धर्म को ये लोग सर्वोपरि मानते हैं। तमिल अलगाववाद के खिलाफ हिंसक संघर्ष के वर्षों के दौरान श्रीलंकाई राज्य और सिंहली बौद्ध धर्म के बीच घनिष्ठ संबंध। फिर तुर्की में पॉलिटिकल पार्टी इन टर्की AKP है। तो ये बेसिकली जो ऐसे राज्य होते हैं ये थियोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर धार्मिक सत्ता पॉलिटिकल जो अथॉरिटी होती है उससे श्रेष्ठ होती है या इक्वल टू होती है, मतलब धार्मिक सत्ता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मध्यकालीन काइंड ऑफ व्यवस्था है जहाँ पर राज्य सत्ता भी और धर्म सत्ता भी दोनों एक दूसरे को इक्वेट करते हैं, और अगर कहीं पर दोनों में विवाद हुआ तो धर्म सत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ये भी है। 2012 में मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड आज मामलों में धार्मिक राज्य को देखा जा सकता है। फिर बहुराष्ट्रीय राज्य यानी मल्टी नेशनल स्टेट, तो ऐसा राज्य जहां अनेक राष्ट्रीयताएं एक साथ रहती हैं। उदाहरण के लिए 1991 से पूर्व हिसार का चेचन, उज्बेक, कजाक, तुर्क, किर्ग आदि कई जातियां समूह यहाँ पर रहते थे। तो ये मल्टी नेशनल स्टेट था, यहाँ पर कई राष्ट्रीयता के लोग एक साथ रहते हैं। राज्यविहीन राष्ट्र यानी स्टेटलेस नेशन, तो यह राष्ट्रीयता या समूह जिसके पास राज्य निश्चित संप्रभु भूभाग ना हो। तो 1948 से पूर्व यहूदी जो पूरे विश्व में बिखरे हुए थे, तो ये स्टेटलेस नेशन थे। ये राष्ट्र तो थे पर राज्य नहीं थे, ये राष्ट्र तो थे। अब राष्ट्र तो एक मनोवैज्ञानिक इकाई है। जो लोग आपस में किसी संस्कृति धर्म से जुड़े हुए हैं वो अपने आप को एक राष्ट्र मान सकते हैं, लेकिन जब तक कोई उनकी फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है, कोई एक देश नहीं होता है, एक भू क्षेत्र नहीं होता है जिससे वो स्वयं को जहाँ पर रह सके या जिससे रिलेट कर सके, तो फिर ऐसे जो नेशन होते हैं उन्हें स्टेटलेस कहा जाता है। 1948 में इजराइल के रूप में यहूदियों का राज्य बन गया था। फिर कन्वेंशनल स्टेट, तो ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं और चारों तथ्य भूभाग, जनता, सरकार और संप्रभुता पूर्ण स्पष्ट हो, ये पारंपरिक राज्य होते हैं। प्रोटो स्टेट, जिन राज्यों के चारों या कुछ तत्व अत्यंत कमजोर, उदाहरण के लिए सोमालिया, अफगानिस्तान, सीरिया, यहाँ पर चारों तत्व में कुछ तत्व कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल अगर अफगानिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पर सरकार बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, संप्रभुता चलिए ठीक है, जनता में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और भूभाग भी इनका फ्लक्चुएट होता रहता है। फिर फ्रेगमेंटेड स्टेट, तो ऐसे राज्य जिनके दूर दूर या कई भूभाग हों, अर्थात जो समस्पर्शी न होकर विभिन्न भूभागों से बना हो। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, तो ये क्या है, ये खंडित फ्रेगमेंटेड स्टेट है। अब इंडोनेशिया का जावा कहीं है, सोमाली कहीं है, मतलब ये अलग अलग भू क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कोई एक इंटीग्रेटेड प्लेस नहीं होता है इनका, अलग अलग भूखंडों में विस्तृत रहते हैं, ये खंडित स्टेट कहलाते हैं। फिर माइक्रो स्टेट, तो जनसंख्या व भूभाग की दृष्टि से अत्यंत छोटे राज्य हुआ करते हैं। तो वेटिकन सिटी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही छोटा राज्य है वेटिकन सिटी, जहाँ पर पोप रहते हैं। फिर बफर स्टेट, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार वह राज्य जो दो शक्तिशाली देशों के मध्य स्थित होता है। तो नेपाल को बफर स्टेट कहा जाता है, भारत और चीन के मध्य। यह छोटा राज्य शक्तिशाली राज्यों के मध्य आपसी संघर्ष कम करता है। तो आप जब कौटिल्य को पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, ये बफर स्टेट होते हैं, इनका महत्व, जो मध्यमा स्टेट है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और एक राज्य को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मध्यमा स्टेट है, बफर स्टेट है, वो बचे रहें। उदाहरण के लिए भारत चीन के मध्य नेपाल बफर स्टेट है। अन्य उदाहरण है स्विट्जरलैंड। लैंड लॉक स्टेट, तो जिनके पास कोई समुद्री सीमा ना हो, नेपाल, भूटान जैसे देश हैं, ये लैंड लॉक स्टेट होते हैं। फिर उपजीवी या किरायाजीवी राज्य, रेंटियर स्टेट, तो ऐसा राज्य जिसकी आय बाह्य देशों पर निर्भर हो। उदाहरण के लिए अरब के तेल उत्पादक देश, तो ये रेंटियर स्टेट होते हैं, इनकी जो आय है ये दूसरे राज्यों पर या व्यापार पर बाह्य देशों पर निर्भर होती है। नैनी स्टेट, दाई स्टेट,
तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पश्चिमी उदार लोकतंत्रों में कल्याणकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। व्यक्ति के जीवन से मृत्यु तक सभी आवश्यकता पूरी करने का दायित्व राज्य की झोली में आ गया था। ऐसा कल्याणकारी राज्य ही नैनी स्टेट कहलाता है कि आप के मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक इन कफन तक का इंतजाम स्टेट कर रहा है। तो ये ऐसे स्टेट नैनी स्टेट होते हैं। फिर घाटा हुआ और नव उदारवाद यानी न्यू राइट या न्यू दक्षिणपंथ या नव दक्षिणपंथ स्वतंत्रवाद आया। लॉजिक का मिनिमल स्टेट और रोलिंग बैक ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो नैनी स्टेट के कारण ही जब राज्य की जो व्यवस्था थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, या राज्य हर तरफ फैल गया। इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य की इफिशिएंसी कम हो गई। अब राज्य का जो फोकस था फालतू की चीजों में हो गया ना, लोगों को रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, उससे आगे बढ़कर ये लोगों को कफन तक का इंतजाम करने लगा। मतलब हर कार्य राज्य करने लगा, लोग राज्य पर निर्भर हो गए। तो यहाँ से नैनी स्टेट आया। फिर समझ में आया कि जो स्टेट की इफिशिएंसी क्यों कम हो रही है, इसीलिए क्योंकि अपने फालतू काम में बिजी है। तो अब राज्य को केवल लैंड ऑर्डर का काम दो, बाकी काम हम देख लेंगे। तो ये हुआ कि अब राज्य का जो पुराना वाला मॉडल था मिनिमल स्टेट वाला, उसको फिर से लाया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि जो वैश्वीकरण है और राज्य परिवर्तन कैसे हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं कि कुछ तो मानते हैं कि नहीं, राज्य की जो संप्रभुता है अभी भी उसी तरह है जैसे पहले थी, राज्य की संप्रभुता पे कोई आंच नहीं आई। कुछ मानते हैं कि राज्य की संप्रभुता कम हो गई है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मीडिया है, तो राज्य उतना संप्रभु रह नहीं गया है। राज्य को भी ग्लोबल कम्युनिटी की बातें माननी पड़ती है और राज्य अब उतना संप्रभु नहीं रह गया। जैसे भारत के क्षेत्र में, भारत के अगर संदर्भ में देखा जाए तो भारत भी उतना स्वतंत्र नहीं रह गया। जो जैसे अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी बनेगी तो उसमें जो अमेरिकन कंपनी है या अमेरिका का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो जो संप्रभुता है ग्लोबलाइजेशन के कारण संप्रभुता कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुई है। जो WTO जैसे इंस्टीट्यूशन है उन्होंने संप्रभुता को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया। तो ये है, इसमें दो ये महत्वपूर्ण जो डिबेट है ये उभर कर आती है। इसको देखते हैं। कुछ सिद्धांतकारों ने उत्तर संप्रभु शासन यानी पोस्ट सोवरन गवर्नेंस की घोषणा की है। स्कोल्टन ने कहा है कि वैश्वीकरण के उदय से अनिवार्य रूप से सार्थक अभिनेता के रूप में राज्य की स्थिति में गिरावट आई है। हाइपर ग्लोबलिस्ट के इस प्रकार के तर्कों में राज्य को खोखला और कमजोर सा दर्शाया गया है कि अब राज्य कुछ नहीं कर सकता है, राज्य वही करेगा जो इंटरनेशनल जो स्फीयर है वो चाहेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में वृद्धि, सांस्कृतिक वैश्वीकरण के प्रसार आदि ने राज्य की सीमाओं को तेजी से परमिएबल बना दिया। पहले हमने देखा था कि राष्ट्र राज्य बिल्कुल हार्ड सेल हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी सीमाएं बहुत ज्यादा भेद्य हो गई। आर्थिक वैश्वीकरण की केंद्रीय विशेषता परमाधिकार का उदय है, राइज ऑफ सुप्रा टेरिटोरियलिटी। मतलब अब जो टेरिटरी है वो हार्ड सेल की तरह नहीं रह गई है। ईयू का कॉन्सेप्ट आप देख लेते हैं कि अब राज्य आपस में एक अलग ही ईयू की बाउंड्री बना रहे हैं, उनकी खुद की बाउंड्री खत्म हो चुकी है, वो ईयू की बाउंड्री बना रहे हैं, ये बात है। ओमाई के अनुसार सुप्रा टेरिटोरियलिटी एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सीमाहीन दुनिया बॉर्डरलेस वर्ल्ड के भीतर आर्थिक गतिविधियां तेजी से करते हैं। ये एक सीमाहीन दुनिया है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, जहां पर हम आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको बहुत तेजी से कर पाते हैं, ये ओमाई ने कहा है। फिर सुप्रा टेरिटोरियलिटी क्या है, ये आधिपत्यिकता क्या है, के माध्यम से राज्य की सीमाओं, भौगोलिक दूरी और प्रादेशिक स्थिति के घटते महत्व के माध्यम से भूगोल की पुनर्संरचना को समझा जा सकता है। फुकुयामा के अनुसार एक मानता है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाएं कानूनी और सामाजिक व्यवस्था में ही सफलतापूर्वक संचालित हो सकती हैं। तो जो बाजार मार्केट बेस्ड जो सोसाइटी होती हैं कहाँ संचालित हो सकती हैं, कानूनी और सामाजिक व्यवस्था में ही सफलतापूर्वक संचालित हो सकती है, जिसकी गारंटी केवल राज्य ही दे सकता है। गवर्नेंस क्या है, तो शासन सरकार की तुलना में एक व्यापक शब्द है। जो गवर्नेंस है वो सरकार की तुलना में व्यापक शब्द है। रोड्स के अनुसार सरकार के बिना शासन होना संभव है। तो गवर्नेंस सरकार के बिना भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि उसके लिए सरकार ही हो। आप मोहल्ला क्लिनिक लाइए, आप विलेज रिपब्लिक लाइए, गांधी जी कॉन्सेप्ट ला दीजिए,
शासन रहेगा, सुशासन रहेगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि सरकार ही आप लाइए। तो ये बात है। फिर यह सरकार से शासन गवर्नमेंट टू गवर्नेंस में बदलाव को बताता है कि जैसे मोदी जी क्या कहते थे कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात वो करते थे, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे। यही बात है कि आप गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर जाइए, गवर्नमेंट से आप गवर्नेंस की ओर जाइए। इसका एक तात्पर्य ये भी है कि आप जो इसे देखिए, गवर्नमेंट या जो सरकारी पहिया होता है वो आसानी से मूव नहीं करता है। आप सरकार के किसी भी दफ्तर में चले जाइए, कितनी परेशानियां होती हैं आप समझ जाएंगे। लेकिन जब सुशासन रहेगा, गवर्नेंस रहेगी, जब हमारा फोकस गवर्नमेंट पे नहीं गवर्नेंस पे होगा, जब हमारे जो अधिकारी हैं, जो नौकरशाही, उसका जो फोकस होगा वो गवर्नेंस पर होगा, तो हमें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, हम एक अच्छे स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। 1990 के बाद जिन राज्यों का उदय हुआ उन्हें कॉम्पिटिटिव स्टेट कहा जाता है। बाजार राज, मार्केट स्टेट या पोस्ट मॉडर्न स्टेट कहा जाता है। फिलिप बोबिट 2002 में तर्क दिया कि राष्ट्र राज्य से बाजार राज्य, मार्केट स्टेट के रूप में परिवर्तन ने विश्व राजनीति में एक गहरे बदलाव की शुरुआत की है, जिसमें फांसीवाद और साम्यवाद राष्ट्र राज्य के संवैधानिक स्वरूप को उदारवाद के बीच लंबे युद्ध, लॉन्ग वार के रूप में दर्शाया गया है। अब मार्केट स्टेट क्या है? तो बाजार राज्य एक ऐसा राज्य है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक जीवन पर नियंत्रण करने की बजाय नागरिकों के अधिकारों व अवसरों को बढ़ाना। तो ये आर्थिक और सामाजिक जीवन पर नियंत्रण नहीं करता है। आप किसी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गतिविधि कर सकते हैं। राज्य का उद्देश्य क्या होगा? ये नागरिकों के अधिकारों की बात करेगा, ये नागरिकों के, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले सामाजिक आर्थिक रूप से, ये उस पर फोकस करेगा। मार्केट बेस्ड स्टेट होगा। इसी की बात कौन करते हैं? नॉजिक, हायक जैसे थिंकर इसकी बात करते हैं। अब इसमें कुछ जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनको देख लेते हैं और इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उनको देख लेते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर, इंटरनेशनल एनजीओज को आप शामिल कर सकते हैं इसमें। ग्रीन पीस वगैरह जो है, ग्रीन पीस है, ह्यूमन राइट वॉच, ये जो संस्थाएं हैं, ये क्या है? ये नॉन स्टेट एक्टर है। फिर एमएनसीज आती हैं, ये भी नॉन स्टेट एक्टर है। फिर अब बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप बन गए हैं, वो भी नॉन स्टेट एक्टर में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टेट है उनके कार्यों को, उनकी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर के बीच ट्रांसनेशनल जो कंपनीज हैं को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। जो ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण माना गया। उदाहरण के लिए वालमार्ट हो गई, जनरल मोटर्स हो गई। तो इनका जो काइंड ऑफ जो वालमार्ट जैसी जो कंपनियां हैं, अमेजॉन जैसी कंपनियां हैं, इनकी जीडीपी देशों से बड़ी है। इनकी जो काइंड ऑफ इनका जो एनुअल टर्नओवर रहता है, ये कई देशों के जीडीपी से बड़ा है। इतने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आज। 1990 के दशक से एनजीओ की संख्या और भी प्रभावी ढंग से लगातार बढ़ी है। उदाहरण के लिए ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, केयर इंटरनेशनल। एनजीओ वैश्विक नागरिक समाज यानी ग्लोबल सिविल सोसाइटी को कहते हैं। अन्य नॉन स्टेट एक्टर में महिला आंदोलन, पूंजीवाद विरोधी आंदोलन से लेकर अलकायदा, गुरिल्ला सेना और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों जैसे कि आतंकवादी नेटवर्क भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये ऐसे तरीकों से काम करते हैं जो किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। अब जो फेसबुक है, ट्विटर है, इनको कंट्रोल कौन करेगा? इन्हें अमेरिका की सरकार नहीं कंट्रोल कर पा रही है, और अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया, इनकी जीडीपी बड़े बड़े देशों की जीडीपी से बड़ी, इनको कंट्रोल कौन करेगा? इनको कोई नहीं कंट्रोल कर पा रहा, ये बात। तो राज्य क्षेत्र के अधिकार से ही बड़े। अब इनका ऑफिस कहीं है, ऑपरेट कहीं से करते हैं, असेंबल कहीं से करते हैं। अब जुरिडिक्शन हो तो किसका हो, इसी पे पेज फंस जाता है। राजनीतिक वैश्वीकरण, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन से जहां अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संगठनों का और विशेष रूप से राजनीतिक ताकतों का महत्व बढ़ जाता है। यूरोपियन यूनियन, विश्व आर्थिक संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के कारण अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल अथवा सुपर नेशनल स्तर पर किए जाने वाले निर्णयों की सीमा और महत्व में वृद्धि हुई है। अब जो निर्णय हो रहे हैं वो इंटर गवर्नमेंट ज्यादा हो रहे हैं, या ऐसे निर्णय हो रहे हैं जहां पर ऊपर से निर्णय लिया जा रहा है, भारत पर निर्णय थोपे जा रहे हैं। ऐसा है कुल मिला के। यूरोपीय संघ के मामले में निर्णय सदस्य राज्यों की बजाय ईयू की संस्थाओं द्वारा लिए जा रहे हैं, जैसे मौद्रिक नीति, कृषि और मत्स्य नीति, रक्षा और विदेश मामले। अब ईयू एज ए इंस्टीट्यूशन फैसला ले रहा है। अब जर्मनी या फ्रांस, अलग अलग देश अपनी नीतियां नहीं बना रहे हैं, उनकी जो नीतियां हैं वो इंटीग्रेट हो गई, ये बात है। ईयू में समझौता का प्रयोग पूलिंग के रूप में होता है।
यहाँ से एक पूलिंग सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आपकी जो सॉवरेंटी है वो पूल्ड हो गई। पूल्ड इन द सेंस कि आप की जो सॉवरेंटी है आप कलेक्टिवली उस सॉवरेंटी का प्रयोग कर रहे हैं, आप अलग से अपनी सॉवरेंटी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसी के मुद्दे पे ब्रिटेन बाहर हुआ ईयू से कि हम अपनी सॉवरेंटी का अलग प्रयोग करेंगे। हम ऐसे देश जहाँ कभी सूरज मतलब ढलता नहीं था जिसके साम्राज्य में, उसको आप हमें बता रहे हैं कि हम ईयू के हिसाब से चलते, हम तो नहीं चल पाएंगे। तो ईयू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ईयू की सबसे शक्तिशाली नीति निर्माण संस्था है। ईयू की पूर्ण सॉवरेंटी अन्य संयुक्त राष्ट्रीय संप्रभुता से अधिक ताकतवर है। तो अब ईयू एक अलग ही प्रेशर ग्रुप का काम करता है। ईयू आपने G20 में देखा होगा, तो जो 19 मेंबर हैं वो अलग अलग देश हैं, लेकिन उसमें ईयू एक एज ए मेंबर है, 20th मेंबर ईयू। सोच लो उसकी पावर कितनी होगी, अलग अलग देश फिर ईयू में जो, तो ईयू का जो प्रेशर है वो कितना ज्यादा होगा। राज्य की वापसी, रिटर्न ऑफ द स्टेट या रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, ये क्या है? तो फिलिप बोटेट के अनुसार राज्य हिंसा पर नियंत्रण रखने के लिए मौजूद है, इसलिए यह एक वार मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। राज्य क्या है? एक वार मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। ये वार युद्ध को रचता है, युद्ध करता है और युद्ध में ही इसको मजा आता है। शीत युद्ध के अंत में हुई सैन्य व्यय के गिरावट से शांति लाभांश पीस डिविडेंड के रूप में 1990 के दशक में प्रदर्शित हुई। फिर 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद वैश्विक सैन्य व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। पहले क्या हुआ, 1990 के बाद जैसे जैसे जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो लोगों ने कहा चलो अब शांति और सुरक्षा, मतलब अब शांति इतनी ज्यादा आ गई है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो हमें बहुत ज्यादा सुरक्षा पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब जो बाउंड्रीज हैं वो बॉर्डरलेस बन चुका है, अब बहुत ज्यादा बाउंड्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जैसे 11 सितंबर का आतंकवादी हमला होता है तो अब फिर से लोगों ने सेना पर खर्चा करना स्टार्ट कर दिया, आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी लड़ाई के फलस्वरूप। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। प्लेटो के राज्य जो कि रिपब्लिक में वर्णित है उसे कैलिपोलिस कहा जाता है। अरस्तु ने राज्य को काइनोनिया कहा है। मैकियावेली ने स्टेटो शब्द का प्रयोग किया है। हेगल ने नेशन स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह माइकल मान ने IEMP मॉडल दिया है। एडवर्ड साइड ने ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। होमी के बहावा ने हाइब्रिडिटी और अनहोमलीनेस शब्द का प्रयोग किया है। फिर जूलियस नेरेरे ने ट्राइबल सोशलिज्म का और मल्टी एथनिसिटी शब्द का प्रयोग किया है। बेनेडिक्ट एंडरसन ये इमेजिन कम्युनिटी की बात करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं चलते चलते। तो वाल्टर बेजहार्ट की पुस्तक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1865 में आई थी वाल्टर बेजहार्ट की, और फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स 1868 में आई थी। फिर डेविड हेल्ट की है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट 1992 में आती है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट 2000 में आती है। मैकाइवर की पुस्तक है केवल मॉडर्न स्टेट। राल्फ मिलीबैंड की पुस्तक का क्या नाम है? द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये तो बार बार आपने पढ़ा ही, 1969 में बुक आती है। निकोस पुलांजा, इनकी बुक का क्या नाम है? पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, ये 1968 में आती है। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास और स्टेट पावर एंड सोशलिज्म, ये 1978 में आती है। फिर लुई अल्थुजर आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, 1970 में बुक आती है। फिर नेक्स्ट है लेनिन की व्हाट इज टू बी डन, 1902 में आती है। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, 1917 में बुक आती है। HS क्रॉसमैन की पुस्तक है सोशलिज्म एंड न्यू डिस्पोटिज्म, 1958 में बुक आती है। फ्रांस फेनन की ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, 1952 में। द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, धरती के अभागी, 1961 में। फिर चाइनू एचेबे की पुस्तक है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये 1958 में आती है। एडवर्ड साइड की ओरिएंटलिज्म। होमी भाभा की द लोकेशन ऑफ कल्चर, 1994 में बुक आती है। अतुल कोहली की डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, 1990 में। और एक और है द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ग्लोबल पेरिफेरी, सन 2004 में आती है। वाना एना क्रुमा की न्यू कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, 1965 में बुक आती है। हमजा अलवी की द स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। रंजीत गुहा द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, 2009 में आती है। द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, रंजीत गुहा। पाथा चटर्जी की पुस्तक के क्या नाम है? द स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, 1999 में आती है। स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। और द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट, 1993 में आती है। एंडरसन की इमेजिन कम्युनिटी और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक की पुस्तक है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, 1998 में आती है। एक लेख के रूप में आता है ये। कार्ल फ्रेडरिक एंड बिजिंस्की की पुस्तक है टू टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप टू ऑटोक्रेसी, 1956 में बुक आती है। जुआन जॉस लिंच टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन।
हना अरेंड की द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1958 में बुक आती। तो दोस्तों ये स्टेट का जो चैप्टर था बहुत बड़ा था। यहाँ से स्टेट चैप्टर समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।